सबसे ज्यादा दूध देने वाली पशु नस्लों में शामिल मुर्रा भैंस, इसके चर्चे कई देशों तक पहुंच चुके हैं। गुणवत्ता के कारण इसे हरियाणा में काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अब ब्राजील ने हरियाणा सरकार से मुर्रा नस्ल का जर्म प्लाज्मा यानी कि सीमेन जो है उसकी मांग की है। ये रिपोर्ट आप देखिए, पूरी जानकारी लीजिए। हरियाणा की भैंसों की विदेश में बड़ी मांग। हरियाणा की मुर्रा भैंस का फैन हुआ ब्राजील। हरियाणा सरकार से की जर्म प्लाज्मा की मांग। लग्जरी गाड़ियों से भी ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा दूध देने वाली पशु नस्लों में शामिल मुर्रा भैंस के चर्चे कई देशों तक पहुंच चुके हैं। गुणवत्ता के कारण इसे हरियाणा में काला सोना भी कहा जाता है। वहीं अब ब्राजील ने हरियाणा सरकार से मुर्रा नस्ल का जर्म प्लाज्मा यानी कि सीमेन की मांग की। जो लोग पशुपालन करते हैं या पशुपालन की जानकारी रखते हैं उनके लिए ये नाम नया नहीं है, लेकिन जो लोग पशुपालन के बारे में नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बताते चले कि मुर्रा भैंस एक तरह की नस्ल है। पशुओं में सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस की ही चर्चा होती है, क्योंकि ये भैंस की प्रजाति में सबसे चर्चित नाम है। इस नस्ल की भैंस अपने कदकाठी के साथ दूध देने की मात्रा और अपनी कीमत के लिए खबरों में रहती है। जो लोग पशुपालन करते हैं वो केवल मुर्रा नस्ल की भैंस ही खरीदना चाहते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस की खासियत। मुर्रा नस्ल की भैंस 30 से 35 लीटर दूध देती है। मुर्रा भैंस की कीमत लग्जरी गाड़ियों से भी ज्यादा है। इसके दूध में 7% से ज्यादा मात्रा में फैट होता है। इसके सींग मुड़े होते हैं और ये ज्यादा पावरफुल होती है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों ब्राजील में अध्ययन दौरे पर है, जहां उबेरबा स्थित अल्टा जेनेटिक्स प्रयोगशाला में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले मुर्रा जर्म प्लाज्म को लेकर इसे लेने की इच्छा जताई गई, ताकि वे मुर्रा जर्म प्लाज्म से अधिक दूध उत्पादन वाले पशुओं की नस्लों को तैयार कर सके। वर्तमान में ब्राजील की प्रयोगशाला जर्म प्लाज्म की खरीद के लिए इटली पर निर्भर है। ये जानकारी खुद हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी। जेपी दलाल ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ओबेरबा में अल्टा जेनेटिक्स के परिसर का भी दौरा किया, जहां मुर्रा जर्म प्लाज्म की निर्यात के तौर तरीकों का पता लगाया गया है। ब्राजील के उबेरबा में ABCZ 22,000 से अधिक डेयरी किसानों का ब्राजीलियन डेयरी पशु किसान संघ है। ब्राजील के उबेरबा में स्थित अल्टा जेनेटिक्स प्रयोगशाला ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से गुणवत्ता वाले मुर्रा जर्म प्लाज्म को लेने की इच्छा जताई है, ताकि वे मुर्रा जर्म प्लाज्म से अधिक दूध उत्पादन वाले पशुओं की नस्लों को तैयार कर सके। वर्तमान में ये प्रयोगशाला जर्म प्लाज्म इटली से खरीद रही है। ब्राजील पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में ब्राजील से स्वदेशी पशु जर्म प्लाज्म की अच्छी गुणवत्ता लेने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में ब्राजील के डेयरी किसानों द्वारा पशुपालन क्षेत्र में की जा रही विभिन्न प्रैक्टिस और नवीनतम तकनीक की जानकारी हासिल की गई। इसके साथ ही इस प्रैक्टिस और नवीनतम जानकारियों को किस प्रकार से हरियाणा के पशुपालकों तक पहुंचाया जाएगा उसके बारे में जानकारियों को साझा किया गया। और हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार छात्रों को अब अपने भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, प्रदेश के होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी खुद हरियाणा की मनोहर सरकार करवाएगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने बुनियाद योजना की शुरुआत की है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार छात्रों को अब अपने भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी खुद हरियाणा की मनोहर सरकार करवाएगी। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवरेगा। इन सबके लिए शिक्षा विभाग की ओर से बुनियाद योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जो कि 18 जुलाई तक चलेगी। यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा तक के होनहार छात्र 18 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
वहीं शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा के आयोजन की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बुनियाद के तहत सभी जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए डीएसएस यानी कि जिला विज्ञान विशेषज्ञ और डीएमएस यानी जिला गणित विशेषज्ञ की बतौर नोडल अधिकारी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके साथ ही उनसे संपर्क के लिए उनका मोबाइल नंबर आवेदकों और उनके अभिभावकों के साथ शेयर किया जाएगा। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बुनियाद योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। 2 चरणों में शुरू की जा रही है बुनियाद। हरियाणा में 51 केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी जिलों में परीक्षा का आयोजन होगा। 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं छात्र। 9वीं कक्षा तक के छात्र कर सकेंगे आवेदन। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगी कोचिंग। पहला चरण में कुल 3000 होनहार शामिल होंगे। परीक्षा के आधार पर बच्चों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक जिले से 200 बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लेंगे। इसके साथ ही कोचिंग लेने वाले छात्रों के लिए कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। छात्रों को ये सुविधाएं शिक्षा विभाग की ओर से मुहैया करवाई जाएंगी। जैसे ही ये छात्र 10वीं में पहुंचेंगे, फिर से 9वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा के आधार पर बुनियाद में रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, जिससे अगले साल इन छात्रों की कुल संख्या करीब 6000 होगी। पहले चरण में मेरिट में रहने वाले 400 छात्रों को दूसरे चरण में एनटीएससी की तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही जो दूसरे बच्चे होंगे उन्हें जेईई और नीट की तैयारी करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग का ये दावा है कि ये योजना बच्चों के भविष्य को नया रूप देगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए शिक्षा विभाग की ओर से होनहारों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हैं। होनहारों को मिलेंगी ये सुविधाएं: यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, टैबलेट, परिवहन सुविधा। मनोहर सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए की गई है। इससे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे और बुनियाद के माध्यम से अपनी बुनियाद मजबूत कर सकेंगे। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवरेगा। करनाल की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने गोबर से आकर्षक कलाकृति तैयार करने की पहल की है। इससे न केवल स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट आप देखिए। गाय के गोबर को पहले से ही हम पूजा पाठ अन्य धार्मिक कामों में उपयोग करते रहे हैं, लेकिन अब इससे जहां आकर्षक मूर्तियां तैयार की जा रही हैं, वहीं दिए भी बनाए जा रहे हैं। करनाल की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने गोबर से आकर्षक कलाकृति तैयार करने की पहल की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे न केवल स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। गाय की देसी नस्लें साहिवाल, थारपारकर और गिर के गोबर से तैयार की गई इन कलाकृतियों से पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही मूर्तियों का जल में विसर्जन करने पर पानी को भी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही जलीय जीव, वनस्पतियों को खाद के रूप में खुराक भी मिलेगी। इसके साथ ही अगर इन्हें किसी पौधों की जड़ों में डाल दिया जाए तो ये पौधों को भी खुराक देने का काम करेंगे, यानी कि इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हमने यहाँ पे गाय के जो गोमेद निर्मित उत्पाद हैं बनाए, जैसे गणेश भगवान की मूर्ति बनाई, अलग अलग तरह के दिए बनाए, उनको अलग अलग का डिजाइन दिया और ये उत्पाद हमने बनाए। अब मैं आपको इसके कुछ तथ्य बताना चाहती हूँ कि हमने जैसे गोमेद निर्मित ये गणेश भगवान जी की मूर्ति बनाई। हम देखते हैं कि जब हम गणेश भगवान का विसर्जन करते हैं तो वो जो मूर्तियां होती हैं बहुत तरह के विभिन्न रसायनों से बनी होती हैं, चूने से बनी होती हैं, जो कि पानी में बिल्कुल भी सोलेबल नहीं होती, वाटर सोलेबल नहीं होती। जब उनको विसर्जित कर देते हैं तो वो जलीय जो पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल हैं, उनको नुकसान देती हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो वाटर का पीएच लेवल है, जो टेम्परेचर है, जो उसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे जो जलीय पौधे हैं, जो वनस्पति है, उसको बहुत नुकसान पहुँचता है, जो कि जो वाटर पोल्यूशन है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब ये जो गणेश भगवान जी की हमने गोमेद निर्मित मूर्ति बनाई है, तो ये अब जब विसर्जित करेंगे तो ये क्या वाटर सोलेबल है, ये पानी में आसानी से सोलेबल है और ये जो जलीय पौधे हैं 10 मिनट में सोलेबल हो जाएगी, घुलनशील है ये। और उसके बाद जो जलीय पौधे हैं, जो जीव जंतु है, उनका पोषण का कारण बनेगा, उनको पोषण मिलेगा इससे। ये क्या हो गया, ये वाटर का पोल्यूशन इससे रिड्यूस हो गया और हमारा जो एनवायरनमेंट है इको फ्रेंडली है ये।
दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे गवर्नमेंट निर्मित दिए हैं ये मूर्तियाँ, अगर ये क्रैक्स भी हो जाती हैं तो आप उसको जैविक खाद में, गमलों में देसी खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मैं एक और तथ्य आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लाइटनिंग करते हैं, जब हम कोई फंक्शन करते हैं, उसमें कैंडल जलाते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स देते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत उत्सर्जन होता है, हमें वहाँ पे गर्मी फील होती है, ह्यूमिडिटी फील होती है। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट निर्मित उत्पाद में दिए बनाए अलग अलग डिजाइन के। तो अगर हम उनको इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये भारतीय सभ्यता को प्रदर्शित करता है और दूसरा फिर इससे जो CO2 एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बहुत कम होगा, जो कि इको फ्रेंडली होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इतना ही नहीं, इस विधि से कलाकृतियों को तैयार करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे कि महिलाएं खुद रोजगार से जुड़ सकें। वहीं संस्थान के जलवायु प्रतिरोधी पशुधन अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि कलाकृतियों को चुना हल्दी और गेरू से रंगा गया है। यहाँ तक कि इसके बॉक्स भी गत्ते से तैयार किए गए हैं। अब इन उत्पादों को केवल गोमय का बनाकर बेचने के पीछे एक ये भी राज है कि अगर हम गणेश जी की प्लेन मूर्ति बच्चों को या जो महिलाएं घर में गृहिणी हैं वो उनको देते हैं और वो उस पर अपना थोड़ा कलाकारी और नेचुरल रंगों से अपना कोई कार्य करती हैं, तो अगर वो मूर्ति 100 रुपए की खरीदते हैं तो उसको 200, 250, 300 रुपए की मार्केटिंग करके एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर सकती है। तो उस निर्माण की ओर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो सभी उत्पाद हैं ये पर्यावरण सुरक्षित नहीं है। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं तो ये घुल जाते हैं और वहाँ के जो जल जीव हैं, वनस्पति है, उसको खाद का रूप भी देते हैं। इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जन नहीं होता। गोमय से निर्मित आकृतियों का वैज्ञानिक आकलन भी किया गया है। इसके तहत अगर दीपावली पर एक परिवार 11 दिए जलाता है तो एक दिया बनाने पर 20 ग्राम मिट्टी लगती है। 11 करोड़ दीपक के लिए 22,000 क्विंटल मिट्टी लगती है, यानी 1 क्विंटल मिट्टी को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाने के लिए लकड़ी ईंधन की मात्रा 553 किलोग्राम लगती है। वहीं 22,000 क्विंटल मिट्टी पकाने के लिए 1,21,660 क्विंटल ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हजारों पेड़ों की बलि चढ़ाई जाती है। साथ ही 1 क्विंटल ईंधन लकड़ी जलाने पर 175 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। वहीं मिट्टी से बने दिए हजारों सालों तक मिट्टी में नष्ट नहीं होते, जबकि गोमय निर्मित दियों के उपजाऊ मिट्टी और ईंधन लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके साथ ही उपयोग के बाद गोमय उत्पाद क्यारी और गमलों में खाद के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। जल विसर्जित सभी गोमय उत्पाद कुछ ही समय में पानी में घुल जाते हैं और अगर ऐसा होता है तो इससे न केवल स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। हरियाणा में मनोहर सरकार किसानों के लिए एक नई सौगात लेकर आई है। दरअसल सरकार प्रदेश में कई प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए बागवानी विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन करने का फैसला किया गया, जो किसानों को ड्रैगन फ्रूट, खजूर और मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करने के लिए साथ साथ ट्रेनिंग भी देने का काम करेगी। देखिए रिपोर्ट। मनोहर सरकार की नई पहल, फलों की खेती को बढ़ावा, किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए और किसानों की आय को ध्यान में रखते हुए मनोहर सरकार किसानों को धान की खेती छोड़कर फलों का बाग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ ही 50% तक सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा, ताकि किसानों को अच्छा मुनाफा हो और भूजल स्तर को भी बरकरार रखने की कोशिश की जा सके। मनोहर सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसानों को ड्रैगन फल, खजूर फल और मशरूम को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए और योजना तैयार की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों का रुझान इस स्कीम की ओर बढ़ सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। प्रदेश में किसानों को फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का मकसद उन्हें परंपरागत खेती से बाहर निकालकर नई खेती की ओर बढ़ावा देना है, ताकि इस तकनीकी दुनिया में प्रदेश के किसान पीछे न रह जाएं।
इसके लिए मनोहर सरकार ने पिछले दिनों फलों के बाग लगाने पर 50% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि सरकार ने फलों के बाग पर अनुदान देने की प्रक्रिया को 4 श्रेणियों में बांटा है। आइए जानते हैं क्या है वो 4 श्रेणियां। टिश्यू कल्चर खजूर उत्पादन। टिश्यू कल्चर खजूर की बुआई पर कुल 2 लाख रुपए की लागत तय की गई है। सरकार किसानों को 1,40,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। किसानों को सरकार ये अनुदान 3 सालों में देगी। पहले साल 84,000 रुपए, दूसरे साल 28,000 रुपए तो तीसरे साल 28,000 रुपए मिलेंगे। पौधा जाल प्रणाली। ट्रेलाइजिंग सिस्टम में अनार, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, अंगूर के पौधों को शामिल किया गया है। इस श्रेणी के किसानों को फल सुरक्षित रखने के लिए जाल भी दिया गया है। इस तरह के बागों के लिए लागत मूल्य 1,40,000 रुपए रखा गया है। इस पर अनुदान के रूप में किसानों को 70,000 रुपए दिए जाएंगे। सामान्य दूरी वाले बाग। सामान्य दूरी वाले बाग में किसानों को 1 एकड़ में 95 पौधों की संख्या रखने का निर्देश दिया गया है। पौधों तथा पंक्तियों की दूरी 6 और 7 मीटर और इससे ज्यादा रखने को कहा गया है। इस श्रेणी के बागों में सरकार ने बेर, चीकू, लीची, आंवला, आड़ू और नाशपाती फलों को शामिल किया है। इन बागों के लिए अधिकतम लागत 65,000 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। 50% की सब्सिडी के हिसाब से किसानों को इन बागों के लिए 32,500 रुपए दिए जाएंगे। सघन श्रेणी के बाग। सघन श्रेणी के बागों में प्रति एकड़ 111 पौधों और उससे अधिक लगाए जा सकते हैं। इन बागों में आम, अमरूद, नींबू, अनार, आड़ू, अलूचा, नाशपाती, अंगूर, पपीता और ड्रैगन फ्रूट फलों को शामिल किया गया है। इन पौधों की एक दूसरे से दूरी 6 बाय 6 मीटर रखनी होगी। इस श्रेणी की बागवानी के लिए किसानों को 1 लाख रुपए तक की लागत तय की गई है। इस हिसाब से 50% सब्सिडी के आधार पर किसानों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि किसानों को 3 किश्तों में 3 सालों के अंतर्गत दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी होगा। हरियाणा में किसी भी आपदा के दौरान मनोहर सरकार सबसे पहले संज्ञान लेती है ताकि प्रदेश के लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदेश में भूजल संकट पर भी मनोहर सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और नई नई स्कीम लाना शुरू किया है ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न झेलनी पड़े। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य 7 जिलों में बाजरे के स्थान पर दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की। इसके तहत किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। किसानों के लिए आई एक और खुशखबरी। किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 4,000। बस खेती में करना होगा एक बदलाव। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य 7 जिलों में बाजरे के स्थान पर दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत कम से कम 1 लाख एकड़ क्षेत्र में दलहन और तिलहन फसल को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि स्कीम में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। स्कीम में कौन सी फसलें? मूंग, अरहर, उड़द, अरंड, मूंगफली, तिल। हालांकि इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई है। वो कंडीशन ये है कि इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बिना
आप हरियाणा में किसी भी योजना का फायदा नहीं ले सकते। दलहन और तिलहन की फसलों से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है, जमीन में पोषक तत्व बढ़ते हैं, अगली फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। जिन खेतों में अच्छी पैदावार नहीं होती, उनमें परंपरागत खेती छोड़कर दलहन और तिलहन की खेती ही सबसे उत्तम तरीका है। क्यों महत्वपूर्ण है दलहन तिलहन फसलें? दाल वाली फसलें मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है, हवा की नाइट्रोजन को सोखकर जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। किसानों को खेत में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी। तिलहन फसलों को बढ़ावा देने से खाद्य तेल की कमी पूरी होगी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि प्रदेश के किन 7 जिलों में ये योजना लागू है। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार, नूह। हरियाणा सरकार की इस सराहनीय पहल से किसानों का फायदा ही फायदा है। किसानों को होगा फायदा, सरकार की तरफ से मिलेंगे पैसे। दूसरे खरीफ सीजन की अन्य फसलों के मुकाबले दलहन और तिलहन फसलों में फायदा ज्यादा। इस समय इन फसलों का दाम एमएसपी से ऊपर चल रहा है। सरसों और सोयाबीन का मार्केट भाव एमएसपी से 2500 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। अरहर और उड़द का रेट भी आमतौर पर ज्यादा ही होता है। अब आपको लोगों और किसानों की जुबानी सुनवाते हैं कि किस तरह इस योजना के लिए सीएम मनोहर लाल का आभार जताया जा रहा है। ये हरियाणा सरकार निरंतर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। उसको लेकर के जैसे अभी एक योजना सरकार ने शुरू की है जो लगभग दक्षिण हरियाणा के लिए एक योजना है, जिसमें कि किसान बाजरे की खेती को छोड़ करके दलहनी फसलों की जो बिजाई करेंगे उनको 4000 रुपए प्रति एकड़ सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। और ऐसे ही उत्तरी हरियाणा में जो लोग जीरे की फसल को छोड़ करके दलहनी फसलों को उगाएंगे, यहाँ पर भी हमारी सरकार प्रोत्साहन राशि किसानों को दे रही है। और किसान हित में जो लोग DSR विधि से जिन्होंने धान की बिजाई की है, उनको भी प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है। जी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे किसान भाई? मैं सभी किसान साथियों से अपील करना चाहूंगा, देखिए जल है तो जीवन है, हम सबको इसका पता है। और देखो जल का बचाना बहुत जरूरी है, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। तो मैं सबसे यही अनुरोध करता हूं कि धान की फसल की बजाय जैसे आपके पास 10 एकड़ है, उसमें से आप 5 से 6 एकड़ आप धान लगाइए, 4 से 5 एकड़ में आप दलहनी फसलों की बिजाई आप कीजिए। उसमें आपको सरकार आपकी प्रोत्साहन राशि भी देगी और आपका उसके अंदर धान की फसल जितना ही आपको एमएसपी पे उसकी दलहनी फसलों की खरीद होगी और आपको उसके अंदर बेनिफिट भी होगा। मैं सभी किसान साथियों से यही अपील करता हूं कि रजिस्ट्रेशन कराएं हरियाणा सरकार के पोर्टल पे और इन दलहनी फसलों की बिजाई करें और प्रोत्साहन राशि को लें। जी, मैं बताना चाहूँगा, जब से बीजेपी सरकार आई है हरियाणा में, मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने वो कदम कदम पे समय समय पे जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है जल की, उसको बचाने के लिए कदम कदम पे जो स्कीमें लेके आ रहे हैं, जो प्लान किए जाते हैं, उनको निरंतर आगे बढ़ाते हुए तो किसानों से उन्होंने अभी अपील की है, जो निरंतर अभी एक स्कीम निकाली है DSR जिसका नाम रखा गया है सरकार की तरफ से, उसमें किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। जैसे उत्तर हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा में जहाँ पे बाजरे की फसल होती है, वहाँ पे बाजरे की जगह बोला है कि आप दालें लगाइए, जैसे दालों की फसल होगी तो उनसे क्या है कि पानी की बचत होगी और हमारी जो धरोहर है वो बची रह जाएगी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार जो भी देखो जो निर्णय लेती है, स्कीमें आती हैं, वो बहुत सोच समझ कर आती है और आम आदमी के हित में ही आती है। सरकार 4000 रुपए दे रही है एक किसान के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए दे रही है, जल को बचाने के लिए दे रही है। तो सभी से यही अपील है कि आप लोग भी सरकार का सहयोग करें और उन जो स्कीमें निकाली उनको आगे बढ़ाएं, बढ़ चढ़कर। जो उनमें मतलब आप जो सरकार की स्कीम में है उनके सरकार के साथ चलें, ताकि हम अपनी विरासत को बचा के रख सके आने वाली पीढ़ियों के लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये स्कीम लागू की है, जैसे उड़द है, तिल है, जो ये दलहन फसलें हैं, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तो उनके लिए ये स्कीम आई है, जिसे 4000 रुपये प्रति एकड़ पे जो मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और इनकी फसलों की पैदावार है उनको बढ़ाने के लिए ये योजना लागू की गई है। ठीक है, तो ये किसानों के हित में है, बहुत अच्छी योजना है
मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि आप दलहन की जो फसलें हैं उनको उगाने पर भी ध्यान दें, बाजरे के साथ साथ आप ये भी उगाएं। भाई ये जो 7 जिले में जो चलाई है योजना, ये जो है ना तिल की, मूंग की, उड़द की, अरहर की, इसमें जो है ना मूंगफली की, ये 4000 वार्षिक जो है ना इनको प्रति एकड़ के हिसाब से योजना मिलेगी। ये जो लाभ मिलेगा इससे जो है पूरे किसानों को फायदा होगा। ये पूरी हरियाणा में लागू करवानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी का इस बात पर जो है बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण योजना पर बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रही है ताकि सूबे में जल संकट पैदा करने वाली फसलें कम से कम हो जाए। इसी के तहत दलहन की खेती और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए 4000 रुपए प्रति एकड़ की मदद का ऐलान किया गया है। इस साल प्रदेश सरकार करीब 1 लाख एकड़ में दलहन और तिलहन फसलों को प्रमोट करेगी। हरियाणा जितना तेजी से इस क्षेत्र में कोई दूसरा राज्य काम नहीं कर रहा। हरियाणा डायरीज में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।